हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत काल की शासन व्यवस्था। सल्तनत काल जिसको दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दिल्ली सल्तनत वही जो 5 वंश चला था और इन 5 वंश को हमने एक एक करके वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम उनकी जो शासन व्यवस्था थी उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों एक बार फटाफट थोड़ा सा टाइम देख के हम रिकॉल करते हैं दिल्ली सल्तनत का टेन्योर कब से कब तक था, जिससे कि आज की वीडियो में हम कनेक्ट कर पाएंगे। दिल्ली सल्तनत हम लोगों ने पढ़ा था, इसका टेन्योर था, इसका जो समय था 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक, जिसको हम सल्तनत काल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में 5 साम्राज्य चला। तो पहला था गुलाम वंश, जिसको स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था। इसके बाद दोस्तों दूसरा शासन किसका हुआ? खिलजियों का शासन हुआ, जो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक चला था। खिलजियों के बाद दोस्तों तुगलक वंश आए और 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। इसके बाद सैयद वंश आए, 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। इसके बाद जो अंतिम वंश था दिल्ली सल्तनत का वो था लोधी वंश, 1450 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक इन लोगों ने शासन किया। तो इस तरह मिलाकर दिल्ली सल्तनत में 5 वंश चले थे: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान थे उनकी शासन व्यवस्था कैसी थी और उस पर जो शासन करने वाले जो पदाधिकारी होते थे उनको क्या कहा जाता था, उसको आज हम पढ़ेंगे डिटेल से। क्या है कि कभी कभी परीक्षाओं में वो 1-2 नंबर से के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। पहले की शासन व्यवस्था और अब की शासन व्यवस्था से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सुल्तान। सुल्तान किसको बोला जाता था? उस समय पर दोस्तों केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया था उसको सुल्तान बोला जाता था, मतलब जो केंद्र का मुखिया होता था। उस समय पर दोस्तों सुल्तान केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था। वजीर किसको बोलते दोस्तों? प्रधानमंत्री को उस समय पर वजीर बोला जाता था। ये राजस्व विभाग का भी प्रमुख होता है। जैसे प्रेजेंट में अपने प्रधानमंत्री होते हैं, जो अभी कई विभाग के भी प्रमुख होते हैं, उस समय पर वजीर प्रधानमंत्री को बोला जाता था, जो राजस्व विभाग का प्रमुख था। दोस्तों प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करना, ये था मुशर्रिफ ए मुमालिक, जिसको महालेखाकार बोला जाता है। दोस्तों भारत कई प्रांतों में बटा था, तो उसका जो आय और व्यय था इसका लेखा जोखा करने के लिए उस समय पर एक पद बनाया गया था जिसको मुशर्रिफ ए मुमालिक कहा जाता, जिसको अभी वर्तमान में महालेखाकार बोला जाता है। उधार दिए गए धन का हिसाब रखना दोस्तों मजमुआदार नाम का एक पद था, जो उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। इसके बाद कोषाध्यक्ष दोस्तों खजीन नाम का पद बनाया गया था, वो कोषाध्यक्ष का काम करता। सैन्य विभाग का जो प्रमुख हुआ करता था दोस्तों औरिज ए मुमालिक, ये पद औरिज ए मुमालिक ये सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। दोस्तों अभी वर्तमान में जो सैन्य विभाग का प्रमुख होते हैं तीनों सेनाओं का प्रमुख, लेकिन उस समय पर औरिज ए मुमालिक हुआ करता था दिल्ली सल्तनत के। तो ध्यान रखिए सैन्य विभाग का प्रमुख औरिज ए मुमालिक। इसके अलावा धर्म विभाग एवं दान विभाग का भी प्रमुख था, मतलब अलग अलग धर्म एवं अलग अलग दान विभाग के भी प्रमुख थे, जिसको सद्र उस सुदूर बोला जाता था। याद रखना कभी कभी ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ और भी पद थे दोस्तों। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद जो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था वो काजी उल कजात कहा जाता। इसके बाद गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी, जो दोस्तों गुप्तचर विभाग होते थे, वो बरीद ए मुबालिक कहा जाता। सुल्तान की जो व्यक्तिगत यानी पर्सनल सेवाओं की देखभाल करता था उसको वकील ए दर कहा जाता। मतलब जो शासक था उसकी पर्सनल सेवाओं की देखभाल के लिए वकील ए दर नाम का पद बनाया गया था। दान विभाग दोस्तों कुछ विभाग बनाए गए थे, जैसे कि दीवान खैरात, दीवान बंदगान, दीवान इस्तिहाक। ये दोस्तों कुछ विभाग स्थापित किए गए थे जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया था। जैसे दीवान खैरात ये दान विभाग था, दीवान बंदगान दास विभाग था, दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग था। इन तीनों विभाग की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी, जो याद रखने वाली बात है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये परीक्षा में पूछ लिया जाता है। दोस्तों याद रखने वाले ट्रिक अपना सकते हैं, जैसे दीवान खैरात, खैरात यानी दान, तो आप याद रख सकते हैं खैरात यानी दीवान ए खैरात ये दान विभाग कहलाता। दीवान बंदगान दास विभाग, बंदगान मतलब जिसको बंदी बना लिया गया हो या दास बनाकर रखा गया हो, दीवान ए बंदगान दास विभाग। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग, इस्तिहाक का मतलब दोस्तों वहाँ उस समय पर पेंशन हुआ करता था, मतलब जितने भी कर्मचारी हुआ करते थे उनको नौकरी के बाद पेंशन देने का काम
काज का जो विभाग था वो दीवान इस्तिहाक था, जो यहाँ पर याद रखने वाली बातें हैं। तो ये था दोस्तों अभी तक उस समय की शासन व्यवस्था के जितने भी पद थे उनके नाम, उनके अर्थ। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों उस समय पर भी टैक्स हुआ करता था, राजस्व व्यवस्था किस टाइप की थी। जो अभी वर्तमान में जैसे अपन लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको जीएसटी बोलते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से अपन देते हैं, उस समय भी टैक्स राजस्व व्यवस्था हुआ करती थी, जिसमें से कुछ अलग अलग व्यवस्था टैक्स लगते थे। भूमि कर के नाम पे दोस्तों दो टाइप के भूमि कर थे, एक उस्र था, एक खराज था। तो इन दोनों में क्या अंतर है दोस्तों? उस्र नाम का जो टैक्स था यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था, और खराज नाम का जो टैक्स था ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। तो याद रखना, आप उस्र जो है वो मुसलमानों से लिया जाने वाला था और खराज है गैर मुसलमान। आप याद रखने की ट्रिक बना सकते हैं। उस्र में 2 शब्द हैं तो केवल मुसलमान लिखा है, और खराज में 3 शब्द है तो मुसलमान के साथ गैर भी जुड़ा है, मतलब खराज जो था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला। और ध्यान रखना ये दोनों भूमि कर थे। भूमि कर के अलावा कुछ धार्मिक कर भी लगाए गए थे, यानी जो जनता थी उनको धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए शासन को टैक्स देना पड़ता। तो मुसलमान और गैर मुसलमानों के लिए अलग अलग टैक्स व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे जक़ात है मुसलमानों के लिए बनाया गया था, और जो जजिया था ये गैर मुसलमानों के लिए बनाया गया था। तो याद रखना, जजिया और जक़ात ये दोनों धार्मिक कर हैं, उस्र और खराज ये दोनों भूमि कर हैं। ध्यान रखना, याद रखने वाली बात है। रिकॉल करना है, रिवीजन करना है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। और दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि हमारी अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक जरूर पहुंचे। अगली वीडियो मैं किस पर बनाने वाला हूँ मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा उसको। उस समय पे भी दोस्तों कुछ विशेष स्थान थे जो विशेष कारणों से प्रसिद्ध हुआ करते थे। जैसे अभी वर्तमान में उसको कंपेयर करें, जैसे जीआई टैग का नाम सुना होगा आपने। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। तो उस समय पर भी कुछ वस्तुएं थी, तो उसको भी हम देखेंगे। विशेष प्रसिद्धि के कारण प्रमुख स्थान, जैसे कि यहाँ पर सरस्वती है, अच्छी किस्म के चावल के लिए एक स्थान था सरस्वती। याद रखना, अच्छी किस्म के चावल के लिए सरस्वती नामक स्थान था जहाँ से अच्छी किस्म के चावल प्राप्त किए जाते थे। इसके अलावा व्यापारियों का तीर्थ स्थल जो अनिवाड़ा था वो फेमस था व्यापारियों का तीर्थ स्थल के रूप में। इसके अलावा सतगांव रेशमी रजाई के लिए, मतलब रेशमी रजाई वहाँ पर नंबर 1 मिलती थी, तो सतगांव वो जगह फेमस था। नील के उत्पादन के लिए दोस्तों आगरा फेमस था। सोने एवं चांदी व जड़ी का काम के लिए बनारस फेमस था। हिस्ट्री के ऐसे टॉपिक हैं जो कहीं ना कहीं परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आगरा नील उत्पादन, बनारस सोने एवं चांदी की जड़ी काम के लिए प्रसिद्ध थे। और दोस्तों इनको अगर आज हम कंपेयर करें तो दोस्तों ये सभी जीआई टैग के रूप में अपन मान सकते हैं उनको। दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि आप जहां से भी हैं वहां का कोई जीआई टैग प्राप्त उत्पाद को आप कमेंट करके बताना, फिर उसकी खासियत भी बताना। तो दोस्तों अगली वीडियो हम लाने वाले हैं विजयनगर साम्राज्य। तो अभी तक हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत को पढ़ा था एक एक करके, जो कि यहाँ पर आके खत्म होता है दिल्ली सल्तनत। जो हमारी अगली वीडियो होगी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की, जिसको पाने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन करके रखना ताकि ये वीडियो चूकने ना पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।